अच्छा, वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर नवंबर 23। ये हमारा नवंबर का लास्ट पेपर है, हमने बाकी सारे कर लिए हैं। ये अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 4 वेरिएंट 1 है। पहले मैं आपको सेक्शन बी करा रहा हूँ इसका, फिर हम डेटा रिस्पॉन्स और सेक्शन सी करेंगे। तो माइक्रो है ये। आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो कौन सा करना चाहिए दोनों में से? अब देखो, अगर इफ यू गो फॉर क्वेश्चन टू, तो क्वेश्चन टू एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है। उसकी रीजन बीइंग कि आपको शायद लग रहा होगा कि मैं अगर सब मार्केट फेलियर के बारे में लिख दूंगा तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है तो ट्रेडिशनल मार्केट फेलियर क्वेश्चन जो हम करते हैं। और जो क्वेश्चन थ्री है वो ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन थ्री एक ओ लेवल का सवाल है जिसको इन लोगों ने 20 मार्क का करके दे दिया। सही है। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? देखो, क्वेश्चन थ्री एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप कर सकते हो, इसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए। मोनोपली से लिंक कर सकते हैं उसको, और हम एफिशिएंसी से लिंक कर सकते हैं उसको। सही है। तो क्या डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन टू करा रहा हूँ इसका। अब देखो, क्वेश्चन टू की जब हम बात करते हैं ना सेक्शन बी में, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इसने। द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोवाइड करना। तो द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर बाय द पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट। कह रहा है पब्लिक सेक्टर जब एजुकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है तो वो सही से प्रोवाइड नहीं करती। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, जहाँ पर रिसोर्सेज की ओनरशिप पब्लिक के पास होती है, पब्लिक सेक्टर के पास होती है। एंड देयरफॉर ऑल दी हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय फर्म्स ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। एओ वन और एओ टू में क्या बताना है? एओ वन एंड एओ टू में जो 14 मार्क्स का कंटेंट है वो क्या होगा? बताना क्या है उसमें? स्टेटमेंट्स एग्री तो करना है, पर किस सेंस में एग्री करेंगे? मतलब क्या बताऊं मैं इसको एग्री करने के लिए? हाउ टू एग्री? अगर ये आप इस तरीके से करोगे, पहले तो आप उसको बताओगे कि भाई हेल्थ केयर जो है ना वो एक, जैसे पहले तो आप इनिशियली मार्केट फेलियर एलोकेटिव एफिशिएंसी के उसको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दो। पहले तो आप उसको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के बारे में बता दो। तो आपने उसको मार्केट फेलियर बता दिया क्या होता है, आपने उसको एलोकेटिव एफिशिएंसी बता दी क्या होती है, आपने ग्राफिकली दोनों में से कोई एक बना दिया। या तो एमसी इक्वल्स टू एआर से एलोकेटिव एफिशिएंसी शो करते बंदा, या तो एमएचबी इक्वल्स टू एमएससी करते। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा वापस। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ओनरशिप के बारे में आप बताओ, डिफरेंस बताओ। अब पहले आपको बेसिकली ये बताना है कि इफ अ पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, हाउ इट इज इनएफिशिएंट। अग्री कर रहे हो ना सवाल से? तो आप उसको बताओ, पब्लिक सेक्टर जब प्रोवाइड करती है तो उसके नुकसानात जो है वो काफी हैं। बट अगेन, अभी भी मेरा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। मैं उसको सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट सबके बारे में जो है वो जिक्र करूंगा। सोशल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में बताऊंगा, बिकॉज द यूज ऑफ हेल्थ केयर रिजल्ट्स इन पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। सोसाइटी का बेनिफिट प्राइवेट के बेनिफिट को एक्सीड करता है, तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ केयर के। जैसे अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन लगा लूंगा और अगर मैं हेल्दी हूंगा तो इससे स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम हो जाएंगे, तो ये थर्ड पार्टी का बेनिफिट है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ेगा, इकोनॉमी में पीपल विल बी मोर प्रोडक्टिव, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही होगी। तो काफी फायदे हैं। हेल्थ केयर पे बर्डन कम होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो बेसिकली एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली मेरिट गुड होती हैं। अगर आप यहाँ पर एजुकेशन की एग्जांपल वैसे ना भी तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको पिछले क्वेश्चन से कॉपी करा हुआ है तभी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर मैं एजुकेशन की यहाँ पर बात ना करूँ और मैं डायरेक्टली उसको हेल्थ केयर के बारे में बताऊँ और मैं बताऊँ कि इन्फॉर्मेशन फेलियर होता है, और ऑब्वियसली हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड, तो बताओ मेरिट गुड में किस तरीके से मार्केट फेलियर हो रहा है? सही है। तो आप बताओ, इशू ऑफ मार्केट फेलियर क्या है? कि लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन फेलियर होती है, लोगों को उसके ट्रू बेनिफिट्स रियलाइज नहीं होते, तो लोग इसको अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर बनाता नहीं है, अंडर एलोकेशन होती है, विच लीड्स टू एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। तो एमएसबी और एमएससी जो है वो इक्वल नहीं होते। पर यहाँ पर मैं इतनी डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर अगर प्रोवाइड करती है तो वो इनएफिशिएंट होगी। क्योंकि सवाल वापस देख लो एक बार, इफ अ पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, मोस्ट लाइकली है कि इनएफिशिएंसी होगी। ठीक है। तो देयर फॉर ऑल हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। तो पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। तो आप पब्लिक सेक्टर के नुकसान बताओगे, आप पब्लिक सेक्टर के इश्यूज बताओगे। तो इफ पब्लिक सेक्टर डायरेक्टली प्रोवाइड्स हेल्थ केयर, दिस कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज। तो आप डायरेक्ट प्रोविजन की यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे होगे कि जब गवर्नमेंट डायरेक्टली एक चीज प्रोवाइड करती है तो आपको बताने इश्यूज विद द पब्लिक सेक्टर प्रोविजन, इश्यूज विद द पब्लिक सेक्टर प्रोविजन। अब क्या इश्यूज होते हैं? आप उसको बताओ कि पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी होती है, इनएफिशिएंसी होती है, स्लो टू अडॉप्ट होते हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। आप ये भी कह सकते हो कि रिसोर्स एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन भी सही नहीं होंगी अगर रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगी। नॉर्मली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर लॉन्ग वेटिंग टाइम्स होते हैं फॉर मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। सही है। बहुत ज्यादा रश होता है।
ऑल्सो द लैक ऑफ इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डू नॉट हैव द इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट, कोई कंपटीशन नहीं है उनके साथ, तो लेस एफिशिएंसी होती है, इनोवेशन भी इतनी नहीं होती, दे में नॉट ऑपरेट एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा कॉमन है गवर्नमेंट इदारों में, गवर्नमेंट फेलियर्स होते हैं, गवर्नमेंट इनफेक्टिव होती है, सही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो फेल कर रही हैं हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। तो बेसिकली अगर कुल मिला के इसको मैं समराइज करूँ ना, तो पब्लिक सेक्टर के नुकसान बताने, इश्यूज बताने, मैंने अपने आंसर में इन पॉइंट्स को डेवलप किया हुआ है, वो तो आप रीड कर लेना, पर बताना आपको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के नुकसान है। अब A1 और A2 में जो आपका एक और पार्ट है वो क्या है कि ऑल द हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स ऑपरेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर, नाउ यू नीड टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर और बताओ कि प्राइवेट सेक्टर शुड बी प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर, सही है, प्राइवेट सेक्टर शुड बी प्रोवाइडिंग दी हेल्थ केयर। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा ना मार्क कर देता हूँ कि ये एक पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट, तो सही इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो मैंने डेवलप किया हुआ है आंसर से, ठीक है। अच्छा ये अब देख लेते हैं। अच्छा पहले, अब सबसे पहले आप इसको बताओ, व्हाइल अ प्राइवेट सेक्टर कैन बी एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ये जो प्रॉफिट मोटिव का एम होता है ना, इससे बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो जो है ना वो अपनी कॉस्ट को कम से कम रखती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी शायद वो अचीव कर लें टू रिमेन कंपेटिटिव। फिर आप ये भी बोलो कि भाई प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन इतना होता है कि दिस कैन लीड टू इनोवेशन, this can lead to new technology, this can lead to new treatments and methods which can improve efficiency, they can also provide better service quality, shorter waiting times, सही है, देखो better service quality, shorter waiting times and more personalized care experiences to retain and attract patients। और फिर आपने एक और पॉइंट यहाँ पर उसको बताया कि ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है टू मार्केट कंडीशन, सही है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, वो जो है क्योंकि प्रॉफिट उसको कमाना है, कंज्यूमर पावर ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा होगा टू चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड। तो बेसिकली आपने पब्लिक सेक्टर के नुकसान और प्राइवेट सेक्टर के फायदे बताने हैं अपने वन पार्ट ऑफ द आंसर में। अब जितना ये सवाल सिंपल लग रहा था उतना है नहीं, सही है। अब आपको इवैल्यूएशन में उलट सारी चीज को उलट करना है, उलट कैसे करना है, अब जो है ना वो आपको बात करनी है कि प्राइवेट सेक्टर भी इनएफिशिएंट होता है, अब आप अपने ट्रेडिशनल वाली चीज बताओगे जो हम नॉर्मली बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्रोविजन कैन लीड टू मार्केट फेलियर, आप प्राइवेट इक्विलिब्रियम और सोसाइटी के इक्विलिब्रियम का फर्क बताओगे। आप उसको बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेरिट गुड्स, अब यहाँ पर आपकी डायग्राम बनेगी जो हम नॉर्मली बनाते हैं, तो प्राइस, क्वांटिटी, फिर आपने एमएसबी इक्वल्स टू एमएससी बनाया, या आपका एमएससी। अच्छा आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज में आपके एक्सटर्नल कॉस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होते प्रोडक्शन के, तो एमपीसी आपने इक्वल कर दिया, ये आपका आ गया एमएसबी और ये आ गया इक्विलिब्रियम, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। अब ये जो इक्विलिब्रियम ई है ना, ये जो इक्विलिब्रियम ई है, ये सोसाइटी का इक्विलिब्रियम है, ये किसका इक्विलिब्रियम है, सोसाइटी का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये AO3 है बिल्कुल। अब मैं AO3 पे आ गया हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बुराई कर रहा हूँ, तो मैंने उसको सोसाइटी का इक्विलिब्रियम दिखाया, अब मैंने उसको ये चीज बतानी है कि भाई सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट बेनिफिट, तो मैंने प्राइवेट बेनिफिट जो है वो उसके नीचे लगा दिया, मैंने प्राइवेट बेनिफिट उसके नीचे लगा दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया MPB, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ से मैंने निकाल दी प्राइस, यहाँ से मैंने निकाल दी क्वांटिटी, ठीक है, तो ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जो है वो आपने उसको ये चीज बतानी है कि भाई मेरिट गुड्स जो हैं वो अंडर एलोकेटेड होते हैं अगर प्राइवेट के हाथ में छोड़ दिया, तो आपने प्राइवेट सेक्टर इक्विलिब्रियम जो है वो उसको ग्राफिकली शो करा कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा मसला, ये सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आप देखो क्लियरली आपको ए से लेके E1 का यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाता है, ये पूरा ट्राइंगल आपका डेड वेट लॉस हो जाता है। तो आपने उसको जो है वो ग्राफिकली ये चीज यो कर दी कि अगर आपने प्राइवेट के हाथ में हेल्थ केयर को छोड़ दिया, दिस माइट रिजल्ट इन डेड वेट लॉस, तो AEN E1। और क्या प्राइवेट सेक्टर के नुकसान होते हैं, आप बताओ कि प्रॉफिट मोटिव जो होता है ना, ये प्रॉफिट मोटिव, दिस प्रॉफिट मोटिव कैन लीड टू ओवर चार्जिंग, ये बहुत कॉमन इश्यूज है, सही है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, एक गरीब बंदा कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, दिस कैन लीड टू इनइक्विटेबल आउटकम्स फॉर द सोसाइटी, फेयर नहीं होगा ये, इट कैन वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, एक बहुत बड़ा इशू प्राइवेट सेक्टर का ये भी है, बिकॉज वेल्थियर पीपल विल बी रिसीविंग बेटर केयर देन दोज विद लोअर इनकम्स। और फिर आप उसको बताओ कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की जरूरत पड़ जाती है, अब उसने ऊपर आंसर में क्या लिखा हुआ था, पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट, तो मैंने उसको बता दिया कि हाँ भाई पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट।
अब मैं उसको बताऊंगा कि नहीं यार, पब्लिक सेक्टर कंप्लीटली इनएफिशिएंट नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके फायदे भी होते हैं। वी नीड पब्लिक हॉस्पिटल्स। पब्लिक सेक्टर को हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गरीब बंदा तो मारा जाएगा। सारी हेल्थ केयर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दोगे तो मसला ही है। तो आप बोलो, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर का। ये लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेंगे एट मिनिमल कॉस्ट, यूनिवर्सल एक्सेस रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। एक और चीज आप यहाँ पर ये बोलो कि प्राइवेट सेक्टर अपने जितने भी काम करता है ना, वो किसके थ्रू करता है? लेबर इंटेंसिव मेथड्स के थ्रू करता है। दिस कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो। इट कैन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड इवेंचुअली अटेन एन एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटकम। ऑब्वियसली दे विल बी एलोकेटिव एफिशिएंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव भी सोशल वेलफेयर का होता है। कह रहे ये चीज, कोई मसला? ठीक है। हमारे इसको रिकॉर्डिंग में कवर कर लेना, अभी मुझे साथ में सेक्शन ए भी कराना है ना अभी। कोई मसला है इस सवाल में? फिर इसको आप कंक्लूड किस तरीके से करोगे, मैं इसका कंक्लूजन दिखा देता हूँ। कंक्लूजन बहुत तरह के हो सकते हैं, आप उसको क्लियरली डिसएग्री करोगे, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यू विल डिसएग्री। सही है। इसको एक बार रीड कर लो। एक बहुत अच्छा पॉइंट आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि रादर देन पूरा प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दो, थोड़ा खुद प्रोवाइड करो, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को करने दो। और प्राइवेट सेक्टर अगर अंडर एलोकेशन करता है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर अंडर एलोकेशन करता है, तो गो फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गो फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सब्सिडीज, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह। थोड़ी बहुत आप हिंट दे दो कि गवर्नमेंट कैन इंटरवीन विद द प्राइवेट सेक्टर। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जिम्मेदारी देनी भी है ना, तो इंटरवेंशन शुड नॉट स्टॉप। क्लियर है? टाइम सेविंग कुछ नहीं होता, बस आपको जो ज्यादा अच्छा आता है आप वो करो, आप खुद उसको टाइम पे कर लो अगर एक सवाल आपको ज्यादा अच्छा आता है। दिखा सकते हैं, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है सर। पर एमएस भी एमएस से नहीं दिखाना होता, वो उसमें नहीं होता, एएस में। अच्छा ये देख लो, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गवर्नमेंट अलाउज द मर्जर ऑफ टू लार्ज फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट द व्यू दैट दिस मर्जर शुड नॉट हैव बीन अलाउड। तो A1 और A2 में क्या बताना है? स्टेटमेंट से अग्री करना है, आंसर की बेस खड़ी करके बताना है कि भाई मर्जर के क्या नुकसानात हैं। फिर AO3 में जो है मुझे उसको ये चीज बतानी है कि मर्जर नुकसानदेह। सही है। तो आप बताओ, दिस मर्जर इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बिकॉज सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, सेम इंडस्ट्री है, लिख दिया है उसमें। और दो लार्ज फर्म्स है, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट शेयर इतना बढ़ जाएगा कि दे कैन क्रिएट अ मोनोपोली। देयर इज अ चांस कि मार्केट शेयर इतना बढ़ जाएगा कि दे कैन क्रिएट अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। तो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर के फायदे बता दो। बोलो, नुकसान बता दो, सॉरी। मोनोपोली थ्रू मार्केट डोमिनेंस। मोनोपोली। Monopoly through market dominance, restrict output, create shortage, raise prices, abnormal profits. They drive smaller firms out of the market. They drive smaller firms out of the market. नुकसानात बता रहा हूँ। फिर आप लिखो दिस मे लीड टू इनएफिशिएंसीज। एक्स इनएफिशिएंसी एक मसला आता है, डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मेहनत मेहनत नहीं करनी होगी, प्रोडक्टिव एफिशिएंट ये लोग नहीं होंगे। अच्छा, एलोकेटिव एफिशिएंट भी नहीं होंगे ये लोग। ये लोग एमसीजी टू एमआर पे, एमसीजी टू एमआर पे ऑपरेट करेंगे रादर देन ऑपरेटिंग एट एमसीजी टू एआर। यहाँ पर यू कैन मेक अ वेरी गुड डायग्राम जिसमें आप कंपेयर करोगे एमसीजी को टू एमआर को और एमसीजी को टू एआर को। तो कौन सा ग्राफ बनेगा यहाँ पे? यहाँ पर आप लिखो प्राइस, यहाँ पर आप लिखो क्वांटिटी, दिस इज ओरिजिन, एआर और एमआर बनाओ। दिस इज डिमांड इज इक्वल्स टू एआर एमआर। फिर आपने जो है वो एक मार्जिनल कॉस्ट बनानी है यहाँ पे। फिर आपकी आ गई एक एवरेज टोटल कॉस्ट। आप उसको दिखाओ कि एक प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली जो है ना वो प्रेफर करती है तो ऑपरेटेड दिस। इस पॉइंट से क्वांटिटी निकलती है ई से, तो ये आपका एमसीजी का स्टो एम आर है। आप बताओ कि यहाँ से प्राइस निकल रही है, यहाँ से उनकी जो है वो निकल रही है, कॉस्ट निकल रही है। दिस इज प्राइस, दिस इज कॉस्ट।
बताओ कि दे अर्न एब नॉर्मल प्रॉफिट्स, दी एक्सप्लॉइट दी कंज्यूमर्स। आप देखो कितना छोटा सा कंज्यूमर सरप्लस रह गया, तो कंज्यूमर सरप्लस भी इतना छोटा सा रह जाता है। फिर आप एक और चीज यहाँ पर बोलो कि ये लोग अगर चाहें, ये लोग अगर चाहें, करेंगे तो ये कभी भी नहीं। अगर ये चाहें तो ये इस पॉइंट पे ऑपरेट कर सकते हैं, दे कैन ऑपरेट एट पॉइंट वाई, दे कैन ऑपरेट एट एम सी इज इक्वल्स टू ए आर, और ये चाहें तो ये वाली प्राइस चार्ज कर सकते हैं और ये वाली क्वांटिटी दे सकते हैं। पर ये लोग नहीं देते, ये लोग जानबूझकर अंडर एलोकेशन करते हैं, जानबूझकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। सही है, जानबूझकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसकी वजह से एक डेड वेट लॉस आ जाता है। और दिस इज योर डेड वेट लॉस। अगर आप वाई पे ऑपरेट नहीं करोगे ना, तो ये एक डेड वेट लॉस आ जाता है। तो एक बड़ा ये एक डायग्राम इज नेसेसरी, लाजमी तौर पे डायग्राम आपको बनाना है। विदाउट दिस डायग्राम आपका आंसर इनकम्प्लीट है। सही है, तो इसमें आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे। एक और चीज आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन द नेचर ऑफ द गुड्स, हो सकता है कि कंज्यूमर के लिए चॉइसेस भी कम हो जाए। ये तो टोटल यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स निकले हमारे, एक तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी वाला पॉइंट निकला एक्स इनएफिशिएंसी से लिंक करके, और एक एलोकेटिवली इनएफिशिएंट वाला पॉइंट निकला जिसको आप ग्राफिकली समझाओगे। आप ये भी लिखोगे गिवन द नेचर ऑफ द गुड्स दिस मर्जर माइट आल्सो लीड टू सिग्निफिकेंटली लेस चॉइस फॉर द कंज्यूमर्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग कंज्यूमर सरप्लस कम करेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग कंज्यूमर सरप्लस कम करेंगे। एंड द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लेबर मार्केट, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए वर्कर्स को भी काम से निकाल देंगे, तो दिस माइट लीड टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच विल रिड्यूस इनकम्स। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिस यही करना चाहिए था मेरे हिसाब से इस पेपर में, सेक्शन बी। ठीक है, तो इवैल्यूएशन यहाँ पर क्या होगी, अब आपको यहाँ पर ना फायदे बताने हैं, आपको फायदे बताने मर्जर्स के। तो सबसे पहले तो आप उसको ये बताओ कि भाई आप इस चीज को समझो कि दो फर्म्स आपस में मिल रही हैं, साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं चॉइसेस भी बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। अब आप पॉजिटिवली सोचोगे, अब आप क्या सोचोगे, पॉजिटिवली। फिर आप एक और पॉइंट यहाँ पर ये लिखो कि भाई इनके पास एब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, दे विल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कैन इन्वेस्ट दिस मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर ये इसी पैसे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दें, तो कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है कि दे कैन अचीव डायनेमिक एफिशिएंसी। डायनेमिक एफिशिएंसी याद है? तो डायनेमिक एफिशिएंसी समझाने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ आप बना सकते हो जिसमें आप उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को नीचे शिफ्ट करके दिखाओ। आप दिखाओगे जब एक बिजनेस डायनेमिक एफिशिएंसी अचीव करता है तो उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है ना विद टाइम नीचे शिफ्ट हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म होता है बहुत, पर कहीं ना कहीं डायनेमिक एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी विच विल लीड टू लोअर कॉस्ट, जिसकी वजह से हो सकता है कंज्यूमर्स के लिए प्राइजेस कम हो जाए। सही है, सही बिल्कुल लिख सकते हैं ये। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बहुत बेसिक पॉइंट जो कि हर बच्चा यहाँ पर बता रहा है, आप लिख सकते हो कि आउटपुट इनका इतना ज्यादा होगा कि दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल की आपको एग्जांपल दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर परचेजिंग इकोनॉमीज की एग्जांपल दे दूंगा, इनको रॉ मटेरियल जो है वो बल्क डिस्काउंट पे मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी जो है वो पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाएगी। व्हाट इज पर यूनिट कॉस्ट, दी एवरेज टोटल कॉस्ट। सही है, हो सकता है पॉसिबली, पॉसिबली का वर्ड यूज करना, पॉसिबली दे विल रिड्यूस द प्राइजेस, जिसकी वजह से कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप बोलो इन ऑर्डर टू कंक्लूड, कंक्लूजन आपका यहाँ पर ये होगा कि मर्जर कितना फायदेमंद है या कितना नुकसान देना, ये डिपेंड करता है ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट गवर्नमेंट विल नीड टू रेगुलेट द मार्केट। आपने अगर दो बड़ी फर्म्स को आपस में मर्ज करवाया है, देन यू नीड टू हैव अ गुड लुक ऑन देम। आप रेगुलेट करो उनको, आप इंटरवीन करो, और आप उनको कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करने दो। अब लार्ज फर्म्स एक इकोनॉमी में होना तो जरूरी है ना, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लार्ज फर्म्स होने नहीं दोगे। लार्ज फर्म्स आप रखो, पर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लार्ज फर्म एक्सप्लॉइट ही ना करें कंज्यूमर्स को, या ओवरऑल नुकसान ही ना करें इकोनॉमी में। ये अगर हम कंक्लूजन देखें, merger should have been allowed as the negative effects of the merger may have been controlled by intervention of the government, therefore benefiting the society. बोलो you have to allow this merger, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कुछ हद तक इसको कम कर सकती है। पहले चीज, कोई मसला।